सौर मंडल में मौजूद सेलेस्टियल बॉडीज पर मानव बस्तियां बसाने की इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं पृथ्वी के नेचुरल सैटेलाइट मून की। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से लूनर सरफेस पर मानव बस्तियां बसाई जा सकती हैं हमारी सौर मंडल में। और यहाँ तक कि अभी तक की वैज्ञानिक प्रगति के आधार पर यह बड़े ही विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि जीवन पृथ्वी के अलावा कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करता है। हमारी सौर मंडल में पृथ्वी, मरकरी और वीनस के बाद तीसरा टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है। जहां पहले दो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के साथ कोई सैटेलाइट नहीं है, तो वहीं पृथ्वी का एक ही सैटेलाइट है जिसे मून कहा जाता है। कहा जाता है कि आज से करीब 4.7 अरब साल पहले जब हमारा सौरमंडल अपना आकार ले रहा था, उस दौर में हमारी पृथ्वी भी धीरे धीरे अस्तित्व में आने लगी थी और उस समय हमारी पृथ्वी का कोई सैटेलाइट नहीं था। इसके अलावा हमारी पृथ्वी आज के मुकाबले आकार में भी काफी बड़ी थी। उस समय आज की तरह हमारा सौरमंडल शांत नहीं था, बल्कि यह काफी उथल पुथल भरा हुआ था। वैज्ञानिकों के अनुसार अंतरिक्ष में कहीं से मार्स के आकार का एक ग्रह, जिसे वैज्ञानिक थिया नाम से जानते हैं, सीधा आकर पृथ्वी से टकरा गया। इस टक्कर के कारण धरती टुकड़ों में बंट गई, लेकिन पृथ्वी की पावरफुल ग्रेविटी के कारण ये टुकड़े एक बार फिर से जुड़ गए। लेकिन इस बार एक नए ऑब्जेक्ट का जन्म हुआ। यह ऑब्जेक्ट पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फील्ड को तोड़कर बाहर नहीं जा सका और पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा। इस ऑब्जेक्ट को ही आज हम मून कहते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार शुरुआत में मून का डेवलपमेंट भी पृथ्वी की तरह ही हुआ था, जिस तरह से पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई थी। वैज्ञानिकों के अनुसार मून पर भी जीवन को जन्म देने वाली परिस्थितियों का जन्म हुआ था। उनके अनुसार जिस तरह से आज पृथ्वी के पास अपना खुद का वातावरण है और पानी का भंडार है, ठीक उसी तरह से मून पर भी ऐसी ही कंडीशन बनी थी। लेकिन समय के साथ इसके छोटे आकार के कारण इसकी सभी कंडीशन धीरे धीरे खत्म हो गई और आज मून एक निर्जीव सैटेलाइट की तरह पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। यदि मून पर पृथ्वी के जैसी ही कंडीशन आज भी मौजूद होती, तो मून पर या तो पहले से ही जीवन मौजूद होता या फिर हमें वहां पर कॉलोनाइजेशन की शुरुआत करने में कोई प्रॉब्लम ही फेस नहीं करनी पड़ती। लेकिन आज मून की कंडीशन पूरी तरह से बदल चुकी है। ऐसे में ये सवाल पूछा जा सकता है कि मानव किस तरह से मून की सरफेस पर कॉलोनाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट कर पाएगा और उसे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। पृथ्वी पर रहने के लिए हमारे पास काफी थिक एटमॉस्फेयर मौजूद है, जिसमें गैसों का सही अनुपातिक मिश्रण मौजूद है, जिसके कारण पृथ्वी पर जीवन भली भांति विकसित होता रहता है। लेकिन मून के पास ऐसा कोई भी एटमॉस्फेयर मौजूद नहीं है, जिसके कारण मून पर जीवित रहना संभव नहीं है। वैज्ञानिकों के अनुसार चांद के पास अपना खुद का एटमॉस्फेयर मौजूद तो है, लेकिन यह इतना ज्यादा पतला है कि इसे पूरी तरह से निर्वात माना जा सकता है, जिसके चलते यहाँ पर वायु दाब भी नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पर रहने के लिए आपको विशेष प्रकार के स्पेस सूट की आवश्यकता होगी, नहीं तो आपकी बॉडी ब्लास्ट हो सकती है। पृथ्वी के मुकाबले चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बहुत ही कम है और इस कारण से यहाँ पर गैसों के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े नहीं रह सकते हैं, जिसके चलते यहाँ पर कभी मौजूद रहा एटमॉस्फेयर धीरे धीरे खत्म हो गया और आज यहाँ पर पूरी तरह से निर्वात की स्थिति मौजूद है। इस निर्वात के कारण यहाँ पर आप रो नहीं सकते, तो वहीं आप किसी से बात भी नहीं कर सकते। कॉलोनाइजेशन के लिए एटमॉस्फेयर का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बिना एटमॉस्फेयर के मून पर रहना किसी खतरे से कम नहीं है। इसका कारण है कि हमारा सौरमंडल आज भी काफी उथल पुथल से भरा हुआ है, जिसके कारण बहुत से मीटियोरॉइड्स और एस्टेरॉइड्स लगातार पृथ्वी और दूसरे प्लैनेट्स को हिट करते रहते हैं। लेकिन पृथ्वी के पास थिक एटमॉस्फेयर होने के कारण इसकी तरफ आने वाले एस्टेरॉइड्स इसकी सतह पर पहुंचने से पहले ही इसके एटमॉस्फेयर में जलकर राख हो जाते हैं। लेकिन मून के पास एटमॉस्फेयर नहीं होने के कारण इसकी तरफ आते एस्टेरॉइड्स को रोकने के लिए कोई बैरियर नहीं मिलता और ये सीधे इसके सरफेस से टकरा जाते हैं। और यही कारण है कि मून की सरफेस आज भी पूरी तरह से गड्ढों से भरी हुई है। कुछ गड्ढे तो बहुत ज्यादा गहरे हैं। इन्हीं एस्टेरॉइड्स के कारण मून की सरफेस पर आज भी नए नए गड्ढों का जन्म होता रहता है। यही कारण है कि बिना एटमॉस्फेयर के मून पर कॉलोनाइजेशन की प्रोसेस को शुरू कर पाना बहुत ही मुश्किल टास्क लगता है।
क्योंकि आकाश से आते बहुत तेज स्पीड के एस्टेरॉइड्स किसी भी स्ट्रक्चर को पूरी तरह से मिट्टी में मिला सकते हैं। मून के पास खुद का एटमॉस्फेयर नहीं होने के कारण सूरज से आने वाली खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेज सीधे ही मून की सरफेस तक पहुंच जाती है, जिसके कारण यहाँ पर सूरज से आने वाली खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेज से बचने के लिए कोई शील्ड मौजूद नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ मून का टेम्परेचर भी इस पर किसी भी तरह की मानवीय बस्तियों को बसाने के लिए खतरनाक हो सकता है। चंद्रमा पर इसकी भूमध्य रेखा का तापमान करीब 120 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जिसके कारण यहाँ पर कोई रह नहीं सकता, क्योंकि यहाँ की तेज गर्मी को कोई भी इंसानी शरीर सहन नहीं कर सकता। तो वहीं रात के समय इसका टेम्परेचर घटकर करीब -130 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो किसी भी व्यक्ति के मांस को तेजी से जमा कर फ्रीज कर सकता है। इसके अलावा चंद्रमा पर कुछ ऐसे स्थान भी हैं जहां पर रात का तापमान गिरकर -253 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है। चंद्रमा पर दिन और रात के तापमान के इतनी ज्यादा अंतर के दो कारण हैं। पहला है इसकी दिन रात की अवधि बहुत ज्यादा बड़ी है, जहां पृथ्वी पर दिन और रात का कुल समय 24 घंटे का होता है, तो वहीं चंद्रमा पर दिन की अवधि करीब 1 महीने यानी करीब 27.3 दिन की होती है। इसका मतलब है कि चंद्रमा के आकाश में लगातार 2 सप्ताह तक सूरज चमकता रहता है और लगातार इतने दिन तक सूरज के चमकने के कारण ही यहाँ का तापमान इतना ज्यादा हाई हो जाता है। ऐसे ही चंद्रमा पर रात की अवधि भी करीब 2 सप्ताह की होती है, यानी करीब 2 सप्ताह तक सूरज की रोशनी लूनर सरफेस तक नहीं पहुंच पाती है, जिसके कारण यहाँ का टेम्परेचर इतना ज्यादा कम हो जाता है। तो वहीं चंद्रमा अपने एक्सिस पर बहुत ही कम झुका हुआ है, जिसके कारण इसके ध्रुवों तक सूरज की रोशनी कभी पहुंच ही नहीं पाती है, जिसके चलते यहाँ का तापमान चंद्रमा के दूसरे हिस्सों के मुकाबले बहुत ज्यादा कम होता है। चंद्रमा पर तापमान में अंतर का दूसरा सबसे बड़ा कारण है इसके पास एटमॉस्फेयर का नहीं होना। पृथ्वी के पास अपना एटमॉस्फेयर है और एटमॉस्फेयर पृथ्वी के लिए इंसुलेटेड ब्लैंकेट की तरह काम करता है, जिसके कारण पृथ्वी पर दिन और रात के तापमान में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। चंद्रमा पर मानव बस्तियों को बसाने में सबसे बड़ी दिक्कत चंद्रमा के पास मैग्नेटोस्फीयर का नहीं होना भी है। पृथ्वी का कोर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, जिसके कारण पृथ्वी के चारों तरफ मैग्नेटोस्फीयर का निर्माण होता है। यह मैग्नेटोस्फीयर सूरज से आने वाली खतरनाक मैग्नेटिक सोलर विंड से पृथ्वी और इसकी सतह पर मौजूद जीवन की सुरक्षा करती है। लेकिन चंद्रमा के पास इस तरह की कोई मैग्नेटोस्फीयर सिक्योरिटी शील्ड के नहीं होने के कारण सूरज से आने वाली खतरनाक मैग्नेटिक रेडिएशन सीधे चंद्रमा की सतह तक पहुंच जाती है। ये इतनी खतरनाक होती है कि जीवन के अवशेषों को पूरी तरह से खत्म कर सकती है। यही कारण है कि जब चंद्रमा का कोर धीरे धीरे पूरी तरह से ठंडा हो गया, तो इसके साथ ही इसका मैग्नेटोस्फीयर भी पूरी तरह से खत्म हो गया, और जिसके कारण कभी यहाँ पर विकसित हुई जीवन को जन्म देने वाली कंडीशन पूरी तरह से खत्म हो गई और पृथ्वी से समानता रखने वाला और पृथ्वी से जन्मा यह पिंड पूरी तरह से निर्जीव हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं चंद्रमा पर कॉलोनाइजेशन की प्रोसेस को शुरू करने में आने वाली हैं, तो किस बेस पर वैज्ञानिक लगातार कई वर्षों से ये कहे जा रहे हैं कि जल्द ही चंद्रमा पर मानवीय बस्तियां बसाई जाएंगी। चंद्रमा पर बस्तियां बसाने के लिए कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं? चंद्रमा की सतह पूरी तरह से गड्ढों से ढकी हुई है, तो वहीं यहाँ पर लगातार एस्टेरॉइड्स की बारिश भी होती रहती है, जिसके चलते यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या सुरक्षित स्थान की तलाश करना है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसका सबसे अच्छा ऑप्शन साउथ पोल पर स्थित एटिकेन बेसिन हो सकता है, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा गड्ढा है जहां कभी भी सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती है, जिसके कारण यहाँ का टेम्परेचर हमेशा एक जैसा ही बना रहता है। इसके अलावा इस जगह पर मानव बस्तियां बसाने का एक दूसरा कारण है कि चंद्रमा पर भेजे गए अभी तक के अधिकतर मिशन ने इस जगह पर पानी के बड़े भंडार के होने की पुष्टि की है, क्योंकि यहाँ पर सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुँचती है, जिसके कारण यहाँ का तापमान इतना कम होता है कि यह अरबों वर्षों तक पानी को बर्फ के रूप में स्टोर करने में सक्षम होता है। यदि यहाँ पर पानी की मौजूदगी है तो इस पानी को पिघलाकर पीने के पानी की व्यवस्था की जा सकती है, तो वहीं इससे सिंचाई की व्यवस्था भी की जा सकती है। इसी के साथ यहाँ पाए जाने वाले पानी का उपयोग करके इससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में बड़ी ही आसानी से तोड़ा जा सकता है, जिससे ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन क्रिया में और हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में बड़ी ही आसानी से किया जा सकता है। इस तरह से बनने वाली हाइड्रोजन का उपयोग करके
चंद्रमा पर बिजली का उत्पादन भी बड़ी ही आसानी से किया जा सकता है। चंद्रमा पर बिजली के उत्पादन या फिर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए पर्याप्त ऑप्शन मौजूद हैं। जैसे कि यहाँ पर करीब 14 दिन तक लगातार दिन का समय होता है, जिसमें हर समय सूरज तेज रोशनी के साथ चमकता रहता है। सूरज के इस अथाह प्रकाश का उपयोग हम सोलर एनर्जी में कन्वर्ट करने में कर सकते हैं। इसके अलावा ऊर्जा उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग भी किया जा सकता है, क्योंकि चंद्रमा पर हीलियम 3 का भंडार प्रचुर मात्रा में मौजूद है, जिसके कारण हीलियम 3 का उपयोग परमाणु रिएक्टरों के लिए फ्यूल के रूप में लाया जा सकता है। इसलिए चंद्रमा पर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए परमाणु रिएक्टर सबसे अच्छा ऑप्शन साबित हो सकते हैं। चंद्रमा पर बस्तियां बसाने का काम वैज्ञानिक रोबोट्स की सहायता से करने वाले हैं। इसी के साथ वैज्ञानिक चंद्रमा पर कॉलोनी बसाने के लिए 3D प्रिंटिंग तकनीकी की सहायता से भी गांवों को बसाने का काम शुरू करने वाले हैं। चंद्रमा पर कॉलोनाइजेशन की प्रोसेस को शुरू करने और बस्तियों के निर्माण के लिए नासा और दूसरे सहयोगी लगातार कई वर्षों से नई नई तकनीकों और डिजाइन पर काम कर रहे हैं। इसके लिए हमें चंद्रमा पर मौजूद रिसोर्सेज का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना होगा। इसके लिए वैज्ञानिकों ने एक नया कॉन्सेप्ट तैयार किया है, जिसे इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट में वैज्ञानिक लूनर रेजुलिथ और दूसरे रिसोर्सेज का उपयोग करेंगे। इस कॉन्सेप्ट में सबसे पहले मून सरफेस को प्लेन बनाया जाएगा। इसके बाद सरफेस पर इनफ्लेटेबल फ्रेमवर्क बनाया जाएगा, जिसे ढकने के लिए लूनर रेजुलिथ, मैग्नीशियम ऑक्साइड और बाइंडिंग सॉल्ट की मदद से कंक्रीट का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा नासा के पास ऐसा ही एक और प्रपोजल है, जिसके उपयोग से मून सरफेस पर बस्तियां बसाने का काम शुरू किया जा सकता है। इस कॉन्सेप्ट में रोबोट्स की हेल्प से 3D प्रिंटेड बेस तैयार किया जाएगा, जिसके लिए लूनर रेजुलिथ को माइक्रोवेव्स की हेल्प से मेल्ट करके 3D प्रिंटर की हेल्प से रहने के लिए घर बनाए जा सकते हैं। इन दोनों ही ऑप्शन के अलावा वैज्ञानिक एक तीसरे ऑप्शन पर भी विचार कर रहे हैं। चंद्रमा की सतह किसी समय बड़े बड़े ज्वालामुखियों का घर हुआ करती थी, जिसके कारण इसकी सतह के नीचे लावा ट्यूब्स का निर्माण हुआ था। वैज्ञानिक इन लावा ट्यूब्स का उपयोग मानव बस्तियां बसाने के लिए करने वाले हैं। इनका उपयोग करके चंद्रमा के जला देने वाले दिन के तापमान और जमा देने वाली ठंड से बड़ी ही आसानी से बचा जा सकता है। तो वहीं चंद्रमा की सतह पर होने वाली खतरनाक एस्टेरॉइड्स की टक्कर से भी खुद को सुरक्षित रखा जा सकता है। इसके अलावा इन ट्यूब से सूरज की खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेज और सोलर विंड से भी खुद को बचाया जा सकता है। इन सभी ऑप्शंस के अलावा साल 2017 में सिविल इंजीनियर मार्को पेरोनी ने AIAA स्पेस एंड एस्ट्रोनॉटिक्स फोरम एंड एक्सपोजिशन में सोलोनॉइड मून बेस का कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया के सामने रखा था। यह एक ऐसा बेस कॉन्सेप्ट है जिसकी हेल्प से मून सरफेस पर कहीं भी मानव बस्तियां बड़ी ही आसानी से बसाई जा सकती हैं। इस बेस कॉन्सेप्ट का उपयोग करके अंतरिक्ष से आने वाली खतरनाक रेडिएशन से बड़ी आसानी से बचा जा सकता है। इंजीनियर मार्को पेरोनी के अनुसार रेडिएशन से बचने के लिए हाई वोल्टेज केबल के पारदर्शी टोरेस बनाए जा सकते हैं। इन हाई वोल्टेज केबल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी और कॉस्मिक रेडिएशन से हमें बड़ी ही आसानी से सुरक्षा मिल जाएगी। इस कॉन्सेप्ट का उपयोग करके चंद्रमा की सतह पर कहीं भी बड़ी ही आसानी से कॉलोनाइजेशन की प्रोसेस को शुरू किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ फैक्ट्स थे जो मून पर कॉलोनाइजेशन की प्रोसेस को शुरू करने में काम आने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।